नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश दरोगा पद के लिए हमने पहली कक्षा में भारतीय दंड संहिता का जो प्रारंभिक पोर्शन होता है, जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, परिचय बोलते हैं, वो परिचय हमने ले लिया। अब भारतीय दंड संहिता कहती क्या है, उसके अकॉर्डिंग नई बातों के साथ, ठीक है। हमने पढ़ा था कि भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है। ये 1860 में निर्मित की गई। 1860 में इसको पारित किया गया तत्कालीन विधायिका द्वारा और मान्यता दी गई भारत में इसे लागू करने के लिए, ठीक है। जिसका अधिनियम संख्यांक 45 है। अधिनियम संख्यांक 45 है। 6 अक्टूबर 1860 को पारित किया गया। 6 अक्टूबर 1860 को पारित किया गया, ठीक। इसके बाद लेकिन तत्काल लागू नहीं किया। लागू करने के लिए कुछ समय जो है इंतजार किया गया। दरअसल बात यह थी कि भारत के लिए दंड संहिता बनाई गई। भारत में पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था, कहीं पर राजा थे, कहीं नवाब थे, कहीं सुल्तान थे, कहीं बादशाह थे। हर जगह अलग अलग विधियां लागू थीं, जिसकी वजह से लोग अलग अलग विधियों से भिज्ञ थे, यानी कि जानकारी जिनको भी थी विधियों की, वो अलग अलग तरीके की थी। अंग्रेजों ने उसको एक सूत्र में बांधते हुए सिंगल भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया। तो लोग दंड से संबंधित विधि थी, इसलिए जरूरी था कि लोग थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो चुके रहें कि अब हमारे यहाँ अपराध के लिए दंड जो दिया जाएगा वो किसी एक नई विधि के तहत दिया जाएगा। तो दंडिक विधियों को थोड़ा लेट में लागू करने की पुरानी प्रणाली है। सामान्य सिविल विधियां होती हैं तो उनको लागू तुरंत किया जा सकता है, लेकिन दंड के मामले में थोड़ा सा सोच समझ के प्रवर्तन कराया जाता है। तो इसको लागू होने की जो तिथि रखी गई वो आने वाले भविष्य की तिथि रखी गई, ताकि सभी को जानकारी हो सके, सभी लोग इसको समझ सकें कि क्या है, कब इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो लागू करने की जो डेट रखी गई वो जनवरी 1862 रखी गई। तो इसका बहुत स्पष्ट याद रखिएगा, प्रवर्तन यानी लागू होना, ठीक। प्रवर्तन यानी लागू होना 1 जनवरी 1862, ठीक, से लागू की गई। ये दोनों तारीखें आपकी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, जिनमें यह तारीख ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 अक्टूबर 1860 को पारित किया गया, 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। भारत में इसको इस तरह पूछ सकता है कि भारत में भारतीय दंड संहिता कब प्रवर्तन में आया, कब से लागू हुआ। तो आप बता सकते हैं 1 जनवरी 1862 से भारत में भारतीय दंड संहिता प्रवर्तन में आई, लागू की गई। इसके बाद से आज तक भारतीय दंड संहिता ही लागू है, ठीक है। ये बातें थी। अब ये प्रारंभिक बातें हैं, ठीक। इसमें एक बात और भी पढ़ा जा सकता है, प्रवर्तन कहाँ पर। तो सामान्य नियम जो है वो है संपूर्ण भारत में। आज का सामान्य नियम क्या है, संपूर्ण भारत में। परंतु कुछ समय पहले तक एक और बात थी, ठीक है। कुछ समय पूर्व कुछ और बात थी। क्या थी? एक हमारा राज्य था जम्मू एवं कश्मीर, ठीक। यहाँ पर कौन सा लागू था? यहाँ पर लागू थी रणवीर संहिता,
ठीक है, रणवीर संहिता लागू थी। लेकिन अब नए संशोधनों के पश्चात भारत में किसी भी राज्य को अब कोई ऐसा विशेष दर्जा नहीं बचा है जहाँ पर विधियों के प्रवर्तन में भी अंतर माना जाए, जहाँ के लिए विधियाँ भी अलग हों। तो इसलिए अब जम्मू कश्मीर में भी भारतीय दंड संहिता आपकी लागू हो चुकी है, ठीक है। उससे पूर्व ये प्रश्न जब भी पूछेगा तो पूछेगा कि प्रारंभ में या कुछ समय पूर्व जम्मू और कश्मीर में कौन सी दंड संहिता लागू थी, तो आप सीधा सीधा उत्तर दे सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में रणवीर संहिता लागू थी, ठीक। रणवीर सिंह वहाँ के राजा थे, रणवीर सिंह, गुलाब सिंह। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 50,000 रुपये में गुलाब सिंह को बेच दिया था अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर को। तब से उन्हीं के वंश का शासन तंत्र चला आ रहा था, ठीक है। अभी भी उनके वंशज मौजूद हैं, भारतीय राजनीति में हिस्सेदारी करते हैं। लेकिन अब वर्तमान की परिस्थितियाँ ये हैं कि वहाँ पर भी भारत का पूरा कमांड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब अति विशेष राज्य का जो दर्जा था, विशेष राज्य के रूप में जो मान्यताएं थी जम्मू कश्मीर के लिए, वो सब समाप्त हो चुकी हैं, ठीक। हमारे सामान्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा भी भारत में शामिल हो चुका है, ठीक। इतनी मिनिमम बातें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी था। अब हम धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। अब हम धाराओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी धाराएं क्या कहती हैं। पढ़ते समय यह ध्यान रखना है कि हमें सभी धाराओं को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो सिलेबस होता है, जो प्रश्न आने की प्रक्रिया होती है, उसकी खासियत होती है। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में लिख दिया गया वो सब कुछ पढ़ना है। आईपीसी और सीआरपीसी में तो आपको थोड़ा पढ़ना भी है, लेकिन जब तक आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में, यहाँ पूरे एक्ट्स को न पढ़ करके 2-4 धाराएं और 2-4 बातों को ही मात्र पढ़ना है। उससे ज़्यादा प्रश्न बनने की आपके लिए संभावना नहीं रहती है। यहाँ पर फिलहाल भारतीय दंड संहिता मूल विधि पोर्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें सर्वाधिक धाराओं को पढ़ना पड़ेगा, इसमें और सीआरपीसी दोनों को मिला करके आपको मैक्सिमम मेहनत करनी है। बाकी सभी एक्ट जितने भी हैं आपकी SC ST एनवायरमेंट, वन्य जीव, ठीक है, वो सब मिनिमम में रहेंगे। लेकिन ये 2 मेजर एक्ट आपके मूल विधि के हिस्से में हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। सीधा धाराओं से भी प्रश्न आता है, ठीक, उनके अंदर की बातों से भी प्रश्न आता है, ठीक। और उसके साथ साथ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि कुछ इम्पॉर्टेंट केसला भी आ सकते हैं, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट द्वारा कही गई किसी केस में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो इससे संबंधित होती हैं, उनसे भी प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए कुछ केस लाज भी हम लोगों को देख के चलना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू SI, यूपीएसआई के लिए जो बेहतर इम्पॉर्टेंट हो सकता है उसके लिए, न कि कोई भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये आईपीसी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर लॉ बैकग्राउंड का बच्चा होता है तो उसे गहराई से पढ़ने की सलाह दी जाती है, वो गहराई से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग लॉ बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं, इसलिए सतही तौर पर जानना जरूरी है। जो बिल्कुल से ज़्यादा जरूरी है कि जाना चाहिए, उनको हम लेकर के चलेंगे, ठीक। धारा 1 जो है, धारा 1 से प्रश्न नहीं आता है। धारा 1 सीधा सीधा है, ठीक है। धारा 1 में है कि कहाँ पर लागू होगा, क्या होगा, क्या नहीं, कब से लागू होगा, इसलिए वहाँ से प्रश्न नहीं आता है कि किस धारा में, ठीक है। धारा से प्रश्न का मतलब होता है कि कोई बात लिखी जाए और कहा जाए ये किस धारा में लिखा गया है। और दूसरा तरीका होता है कि इस धारा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। सामान्य रूप से हेडलाइंस से ही प्रश्न बनते हैं, किन्हीं प्रश्नों में गहराई से भी जाया जाता है, ठीक है। तो हमें सभी धाराएं नहीं पढ़नी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सब लाइन से पढ़ना है, बल्कि इम्पॉर्टेंस देखते हुए पढ़ना है कि किन किन धाराओं को पढ़ा जाए, ठीक है, किन किन धाराओं को पढ़ा जाए, ठीक। तो आगे चलते हैं, देखते हैं किन धाराओं को पढ़ा जाए। धारा 2 से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इसको एक हेडिंग बना करके हम पढ़ सकते हैं, प्रमुख धाराएं, ठीक। प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। धारा 2,
ठीक है। धारा 2 क्या कहती है? ठीक है, कोई भी व्यक्ति ठीक, यदि भारत के भीतर अपराध करेगा तो भारत में दंडित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति भारत में यदि अपराध करेगा तो भारत के भीतर उसको दंडित किया जाएगा। ठीक, बहुत सीधी सीधी बात कह रहा है। ठीक है, तो आपको जानना है, कोई भी व्यक्ति के बारे में जानना है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, हर व्यक्ति और भारत के भीतर। ठीक, यानी कि कोई नागरिक हो, गैर नागरिक हो, अमेरिका का नागरिक हो, ब्रिटेन का नागरिक हो, कहीं का भी नागरिक हो, यदि भारत के भीतर आकर के अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, धारा 3 क्या कहती है? बहुत सीधा सीधा है, बहुत सीधा सीधा है, बहुत उलझना नहीं है। धारा 3 क्या कहती है? ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो भारत से परे, ठीक है, कोई अपराध करता है और वह यदि भारत में पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। किस प्रकार दंडित किया जाएगा? मानो उसने भारत के भीतर ही वह अपराध किया हो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अमेरिका में अपराध करता है, नेपाल में अपराध करता है, कहीं पर भी अपराध करता है, तो फिलहाल तो भारत के भीतर तो उसने नहीं अपराध किया। ठीक, लेकिन फिर बात ये आती है कि वो वहाँ से, बहुत लोग जैसे भारत के अपराध करके किन्हीं अन्य देशों में भाग जाते हैं, वो वहाँ से अपराध करके भारत के भीतर भाग आया है। तो अब बात ये आई कि एक अपराधी को भारत शरण नहीं दे सकता है, एक अपराधी को भारत कभी भी शरण नहीं देगा। ठीक है, चाहे वह उसका नागरिक हो, चाहे वह उसका नागरिक ना हो, ना तो विदेशी को शरण देगा, ना ही अपने किसी नागरिक को शरण देगा जिसने विदेश में कोई अपराध किया हो। तो उसके लिए भी नियम बनाना जरूरी था। तो नियम क्या बनाया गया कि भारत के परे भी यदि आपने अपराध किया है और भारत आ जाते हो, चाहे आप नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, आपको पकड़ा जाएगा, दंडित किया जाएगा। ऐसा पकड़ा जाएगा और दंडित किया जाएगा मानो वह अपराध आपने भारत के भीतर ही किया है। ठीक, तो तमाम बातें आती हैं। आप देखते होंगे प्रत्यर्पण संधियों के बारे में चर्चा होता है, जैसा कि कुछ समय पहले अबू सलेम का प्रत्यर्पण कराया गया था पुर्तगाल से। ठीक है, भारत में भी कोई ऐसा अपराधी मिल सकता है जो किसी अन्य देश का वांटेड हो, किसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुई हो, वह अगर वो पाया जाता है तो भारत में ऐसा माना जाएगा कि उसने भारत में अपराध किया था और उसको ले जा करके पकड़ करके सुपुर्द किया जाएगा, या आवश्यक होगा तो भारत के भीतर ही दंडित किया जाएगा। सरकार को ऐसी शक्ति, विधिक शक्ति प्रदान करती है धारा 3 भारतीय दंड संहिता की, यानी कि 2 से अधिक इम्पॉर्टेंट भारतीय दंड संहिता की धारा 3 है। 2 तो एक सामान्य बात कह रहा है कि हर व्यक्ति जो भी भारत के भीतर अपराध करेगा वो भारत में दंडित किया जाएगा, लेकिन वहीं पर ये भी कहा जा रहा है, ठीक है, कि
भारत से बाहर भी यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और वो भारत में अगर पाया जाता है तो उसको भी यहाँ पर इस प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने भारत के भीतर ही अपराध किया हुआ है। इन दो धाराओं में से, और इसके साथ अभी धारा 4 भी पढ़ेंगे। जब 3 धाराएं आप पढ़ लेंगे तो उन 3 धाराओं में से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारा 4 पढ़ने के बाद धारा 2, धारा 3, धारा 4 का एक समरी क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए तीनों मिला करके एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर ध्यान देना रहेगा आपको। भारतीय दंड संहिता बहुत सरल है, लेकिन अफवाहों ने लोगों को कंफ्यूजन, बच्चों में कंफ्यूजन भर दिया। करीब भारतीय दंड संहिता पढ़ना है, 511 धाराएं पढ़नी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो आपसे कभी भी कहीं भी गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं धारा 4 की ओर। धारा 4 क्या कहती है? ठीक है, धारा 2 ने बताया कि भारत के भीतर अगर कोई अपराध किया जाए तो उसको कोई भी व्यक्ति हो दंडित किया जाएगा। धारा 3 ने ये बताया कि भारत के बाहर भी यदि अपने अपराध किया हुआ है, भारत के भीतर पाए जाओगे और आईपीसी में दंडनीय है तो माना जाएगा कि आपने भारत के भीतर अपराध किया है और उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि आपने भारत के भीतर ही अपराध किया हो। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात करती है राज्य क्षेत्रातीत अपराध। राज्य क्षेत्रातीत अपराध, इसको अंग्रेजी में भी जानना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश को भी देवनागरी लिपि में लिख करके पूछ सकता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, ठीक, इनके बारे में, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस या अपराध, इनके बारे में बात करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले वर्ष के जो पेपर आपके हुए थे, पिछली एसआई के जो पेपर हुए थे, उसमें कई पेपरों में ये पूछा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में जानना है। यहाँ पर शब्द यूज हुआ है क्षेत्र, टेरिटरी, ठीक है, क्षेत्र, टेरिटरी, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो हम जब बात करते हैं क्षेत्र या टेरिटोरी, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है भारतीय सीमा। ठीक, लेकिन जब एक्स्ट्रा लग गया, क्षेत्रातीत लग गया, यानी कि उससे बाहर, भारतीय सीमा के बाहर की बात हो जाती है, तब क्या होगा, क्या नियम होगा धारा 4 में? तो धारा 4 में कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं, उनके अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराध, उनके बारे में आईपीसी क्या होगा, यानी कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों के बारे में भी आईपीसी लागू है। तो राज्य क्षेत्रातीत एरियाज क्या होते हैं, तो उसके लिए लिखा गया फर्स्ट पार्ट लिखा गया, पहला पार्ट लिखा गया। ठीक है, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों के बारे में पहला पार्ट लिखा गया कि भारत से बाहर या परे कोई भी नागरिक, कहने का अर्थ है कि भारत से बाहर या परे कोई भी नागरिक, यानी भारत के आप नागरिक हो, भारत से बाहर जाते हो, भारत से दूर रहते हो, अगर आप कोई भी कार्य ऐसा करोगे जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध है, तो भारत लौटने के बाद निश्चित ही आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, धारा 4 के पहले उपखंड पहला कहता है, उपखंड 2 क्या कहता है? उपखंड 2 क्या कहता है? सेकंड उपखंड क्या कहता है? भारत में रजिस्ट्रीकृत
पोत या विमान में, ये एक स्पेशल नियम है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से दृष्टांत बना करके भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको जानना, हमेशा जानना बहुत जरूरी होता है। आईपीसी पढ़िए या ना पढ़िए, जब कोई भी पोत यानी कि जलपोत है, जहाँ पानी का जहाज है, विमान है, विमान आप देखते हैं एयर इंडिया का विमान अभी यूएसए में भी जाता है, ब्रिटेन में भी जाता है, विदेशों में हर देश में लगभग जाता है। ठीक है, हमारे पानी के जहाज हर देशों में जाते हैं, बहुत सी जगहों पर पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। तो उनके भीतर का हिस्सा का क्या स्थिति होगी, उनके भीतर का जो एरिया होता है वहाँ किसका नियम लागू होगा, जिस देश में खड़े हैं उनका नियम लागू होगा या भारत का नियम लागू होगा। तब बात आती है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों के बारे में चर्चा करते समय बताती है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत यदि कोई भी पोत है, विमान है, ऐसा मूवेबल साधन जो विदेशों में जाता है, वो कहीं पर भी खड़ा रहेगा, यूएसए में खड़ा रहे, ब्रिटेन में खड़ा रहे, जापान में खड़ा रहे, कहीं पर भी खड़ा रहेगा, तो उसके भीतर का जो एरिया होता है वो भारत का हिस्सा माना जाएगा, भारतीय सीमा का हिस्सा माना जाएगा। इसलिए उसके भीतर भारत के नियम लागू होंगे। इस प्रकार लागू होंगे मानो वो भारत ही हो। यानी कि एक विमान उड़ता है, लंदन जाकर के उतरता है, तो विमान के बाहर का एरिया लंदन इंग्लैंड का तो हो सकता है, लेकिन विमान के भीतर का जो एरिया होगा वो भारत के क्षेत्र में आता है। इसीलिए राज्य क्षेत्रातीत शब्द का यूज किया कि देखने में तो लग रहा है कि वो लंदन में खड़ा है, लेकिन फिर भी उसके भीतर का जो एरिया है वो भारत का एरिया माना जाता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां मौजूद हैं। यह सभी देशों के नियमों में आता है। सभी देशों ने अपनी विधियों में जहां पर आवश्यकता है ऐसी बातों को मेंशन कर रखा है कि इसका मतलब क्या निकाला जाएगा। ठीक, यानी कि भारत के भीतर कोई रजिस्टर्ड पोत हो, विमान हो या कोई भी ऐसा मूवमेंट वाला साधन हो जो विदेशों में भी जाता हो, उसका अंदर का एरिया भारत की सीमा के भीतर माना जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, और तीसरा पार्ट इसका कहता है, थर्ड पार्ट इसका कहता है, ठीक, कंप्यूटर साधन। कंप्यूटर साधन के बारे में कहता है तो बहुत सीधी सी बात है कि कंप्यूटर या इंटरनेट की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर या इंटरनेट वर्ल्ड वाइड होते हैं। आप यहाँ मोबाइल से कभी भी अमेरिका में अटैच हो सकते हैं, लंदन में अटैच हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी देश में अटैच हो सकते हैं अपने मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से। तो बात यह है कि बहुत से आजकल ऐसे अपराध हो रहे हैं कि किन्हीं अन्य देशों में बैठा जाता है और दूसरे देशों में अपराध कर दिया जाता है। उसको भी कहते हैं राज्य क्षेत्रातीत अपराध, जो कि संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है आपके, ठीक है, सन 2008 में। ठीक है, सन 2008 में ये जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़ दिया गया है कि ये कंप्यूटर को माध्यम बनाते हुए, इंटरनेट को माध्यम बनाते हुए, चाहे भारत के भीतर अगर बैठ करके किसी भी दूसरे देश के लिए अपराध किया जाता है या किसी दूसरे देश में बैठ करके भारत के भीतर अपराध किया जाता है, तो उसको भारत में दंडित किया जा सकेगा। धारा 4 भारतीय दंड संहिता ये अधिकार देती है भारत के सरकार को कि कंप्यूटर का साधन बनाते हुए कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में अपराध करता है या भारत में बैठ करके कहीं विदेश में अपराध करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किया जा सकता है। ठीक है, आप जानते हैं वैमनस्य फैलाना भी अपराध है। आजकल मीडिया के माध्यम से वैमनस्य फैलाया जाता है, आपस में जो है जातिगत धर्मगत द्वेष फैलाए जाते हैं। ये भी आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अपराध माने गए हैं। तो ऐसे काम कंप्यूटर को, इंटरनेट को साधन बनाते हुए भी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जोड़ दिया गया कि इसको माध्यम बनाते हुए यदि आप ऐसा कोई अपराध करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। धारा 4 इतनी बात कहती है। ठीक, धारा जब पढ़िए आप ध्यान रखिएगा कि धारा 2, धारा 3, धारा 4, ठीक है, इनको साथ मिला करके पढ़ना है, अन्यथा समझ में कम आएगा। ठीक, इंडिविजुअल क्या बात है, अकेले अकेले धारा में क्या जानना है वह मैंने आपको बता दिया।
ठीक, अब इसके साथ आपको क्या करना है, जब आप पढ़िए दोहराइए तो धारा 2, धारा 3 और धारा 4 को एक साथ मिला करके पढ़िए। आपका काम देखेंगे आपको और आसान हो गया, आसानी से याद हो गया। ठीक, धारा 5 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, धारा 5 आपको नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं अध्याय 2 में। अब आपका अध्याय 2 शुरू होगा। ठीक, ये शुरू होता है, यहाँ पर प्रश्न बनता है, इसलिए धारा 6 से धारा 52 का तक, धारा 6 से धारा 52 का तक अध्याय 2 है। इसके अंतर्गत आपको कई धाराओं को पढ़ना है। ठीक, लेकिन बेसिक बातों को पढ़ना है, 2-3 धाराओं को छोड़कर किसी भी बेसिक बातों को पढ़ना है। ध्यान से आप पढ़ते रहिए। ठीक, क्या क्या कौन सी धारा कह रही है, आसान है, बहुत आसान है। धारा 6 क्या कह रही है, धारा 6, ठीक, धारा 6 कह रही है कि आईपीसी में जो भी अपराध परिभाषित हैं वो साधारण अपवाद के अंतर्गत आएंगे। ठीक, एक सामान्य बैरक की भाषा को मैंने नहीं लिखा, जो अधिनियम में सीधे लाइन टू लाइन लिखा है वो मैंने नहीं लिखा। मैंने आपकी भाषा में लिखा कि आईपीसी में जो भी अपराध वर्णित हैं उनको लिखा गया है, उनके बारे में पनिशमेंट दंड दिया गया है, वो साधारण अपवाद। साधारण अपवाद नाम का एक आपको चैप्टर मिलेगा, अध्याय मिलेगा। ठीक है, आईपीसी के भीतर साधारण अपवाद नाम का एक अलग अध्याय मिलेगा। ठीक है, अध्याय 4, ठीक, वहां पर हम पढ़ेंगे। तो जैसे जब हम आगे चलेंगे, अध्याय 4 के आगे चलेंगे, अध्याय 16, 17 तो बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है आपके। जब हम हत्या के बारे में पढ़ेंगे, चोरी के बारे में पढ़ेंगे, लूट डकैती, हत्या का प्रयास, आत्महत्या, इन सब के बारे में, इन सब अपराधों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सभी अपराध तभी दंडनीय होंगे यदि साधारण अपवाद के जो चैप्टर दिए हैं, साधारण अपवाद दिए हैं, यानी अपवादित परिस्थितियों में किए गए कार्य अपराध नहीं बनेंगे। वो साधारण अपवाद कौन से हैं, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वो कौन सी साधारण बातें हैं जो आईपीसी में जो अपराध लिखे हुए हैं उनको बताती है कि ये तो अपराध ही नहीं है। ठीक है, ये तो अपराध ही नहीं है। तो उसके बारे में हम लोग साधारण अपवाद खंड में पढ़ेंगे, साधारण अपवाद खंड में पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 4 में। अध्याय 4 का जब हम ये पढ़ेंगे साधारण अपवाद, तो इसमें समझने के लिए, इस समय समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। इसमें एक बात लिखी हुई है, कोई शिशु जो 7 वर्ष से कम हो अपराध नहीं कर सकता। बहुत सीधी सी बात लिखी हुई है, साधारण अपवाद का एक उदाहरण है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है कि कोई शिशु जो 7 वर्ष से कम हो अपराध नहीं कर सकता है। इसका अर्थ ये है कि आईपीसी में जो भी अपराध, चाहे हत्या का अपराध परिभाषित है, कोई भी अपराध परिभाषित है, हत्या का प्रयास, अगर वो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया जाता है तो उसको कभी भी लाइबल नहीं बनाया जा सकता है, उसके लिए उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही साधारण अपवाद है। तो कौन कौन से वो अपवाद हैं हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे, उसके साथ पढ़ेंगे, फिर हमको अपने आप धारा 6 की बात समझ में आ जाएगी कि आईपीसी के अपराधों को साधारण अपवाद खंड में क्यों रखा गया। धारा 6 इस बात को कहती है। ठीक है, अगली बात देखते हैं क्या है।
धारा 6 के बाद धारा 7, धारा 8, धारा 9, 10, 11, 12, 13 कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, सीधे पढ़ना है। अब यहाँ पर धारा नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। धारा 17, ठीक, धारा 17 में पूछेगा क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सरकार शब्द लिखा है, सरकार शब्द लिखा हुआ है। या इस तरीके से पूछा जाएगा कि भारतीय दंड संहिता में सरकार कहाँ लिखा हुआ है, सरकार कहाँ परिभाषित है, तो आप बताएंगे धारा 17 में है। सरकार, दो सरकारें आपके यहाँ हैं, केंद्र है और दूसरा प्रांतों की है। ठीक, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या प्रांतों की सरकार हो, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। धारा 17 सिर्फ इतना पढ़ना है। धारा 18 कहता है भारत, धारा 18 ये कहता है भारत। ठीक, भारत सीधा पूछेगा कि भारत कहाँ पर लिखा हुआ है, भारत कहाँ पर, भारत के बारे में कहाँ बताया गया है, आप बताएंगे धारा 18 में बताया गया है। या इस तरह पूछेगा कि धारा 18 में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में दे देगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत या लोक सेवक, तो आप चुनेंगे भारत लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक, धारा 19 आएंगे। धारा 19 आएंगे तो धारा 19 में लिखा हुआ है न्यायाधीश। ठीक, कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, ये भी प्रश्न सीधे आएगा कि धारा 19 में क्या लिखा हुआ है, केंद्र सरकार, प्रांतों की सरकार, भारत या न्यायाधीश, तो आप बताएंगे न्यायाधीश। या इस तरह पूछेगा कि न्यायाधीश के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है, धारा 19, धारा 18, धारा 17, धारा 20, तो आप धारा 19 को चुनेंगे। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, कौन न्यायाधीश होगा कौन नहीं होगा, इससे आपसे कोई भी मतलब नहीं है। बस ये जानना है न्यायाधीश शब्द धारा 19 में लिखा हुआ है। ठीक है, धारा 20 में न्यायालय लिखा हुआ है। धारा 20 इसी तरीके का प्रश्न है जिसमें न्यायालय लिखा हुआ है। न्यायालय क्या होता है क्या नहीं, जहां पर न्यायाधीश काम करते हैं, न्यायिक कार्य करते हैं, उस एरिया को न्यायालय कहा जाता है। वो भी पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको जानना है न्यायालय शब्द कहाँ लिखा है, धारा 20 में। धारा 20 में क्या लिखा हुआ है, न्यायालय लिखा हुआ है। यानी कि 17, 18, 19, 20 से बिल्कुल सीधा वन वर्ड क्वेश्चन पूछेगा। इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर पढ़ रहे हैं तो आप अपना समय का नुकसान करेंगे। जहां ज्यादा पढ़ना है वहां आपको समय लगाना ही पड़ेगा। अगर ऐसी बातों पर भी समय आप लगा रहे हैं तो यह आपका नुकसान होगा, इसलिए आप अपना स्वयं का नुकसान मत करिए। ठीक है, अगली बात धारा 21 क्या कहती है, यहां पर थोड़ी सी बात पढ़नी पड़ेगी। धारा 21 ये लोक सेवक, ये किसके बारे में बात करती है, लोक सेवक के बारे में बात करती है। लोक सेवक जिसको आप पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, इनके बारे में बात करती है, पब्लिक सर्वेंट के बारे में। यहां भी पहला क्वेश्चन आपका यही है, धारा 21 में क्या लिखा है, लोक सेवक। लोक सेवक कहाँ लिखा है, धारा 21 में लिखा है। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है जैसे, ठीक, आईपीसी के धारा 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक हो सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है कि जैसे पूछेगा, जैसे लोक सेवक कौन। ठीक है, जैसे लोक सेवक कौन, तो आपको बताना पड़ेगा लोक सेवक कौन होते हैं। जैसे न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश क्या है, लोक सेवक है। ठीक, आयुक्त या कमिश्नर क्या है, लोक सेवक है। ठीक है, सरकारी अधिकारी यानी सरकार जो तमाम अधिकारियों की नियुक्ति करता है वो क्या है, लोक सेवक हैं। ठीक है, न्यायाधीश, आयुक्त, सरकारी अधिकारी, ठीक है, ये सभी लोक सेवक हैं
साथ ही साथ आप बस इतना जान लीजिए कि जो कोई भी सरकार द्वारा, ठीक है, लोगों की सेवा हेतु वेतन प्राप्त करता है, वो लोक सेवक की कैटेगरी में आएगा, वो लोक सेवक होगा। सामान्य नियम यही है। जिनको भी वेतन मिल रहा है, जो भी लोक सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, सभी लोग, ठीक है, सभी लोग लोक सेवक रहेंगे। ठीक, नेता लोग भी लोक सेवक हैं, ठीक है, संसद, सबको सांसद भत्ता मिलता है, उनको तनख्वाह मिलती है, सब कुछ किस लिए दिया जाता है कि वो प्रतिनिधित्व के साथ लोगों के सुख दुख की चिंता करें, उनकी सेवा करें, अपने क्षेत्र को मेंटेन करें, उन्नति करें, यही लोक सेवा होती है। तो उसके लिए उनको भी पेमेंट मिलती है, इसलिए वो भी लोक सेवक की कैटेगरी में आएंगे। ठीक, धारा 21 में आपको इतनी बातें जाननी थी। धारा 21 में लोक सेवकों के बारे में जानना था। दृष्टांत ऐसा दिया जाता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप परेशान ना होइए, बहुत सरल क्वेश्चन होता है। ये तो ऐसी बात है कि लिखना तो जरूरी है, जानना जरूरी है प्रारंभिक रूप से क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं रहती है। जो भी दृष्टांत में लिखे होते हैं कि उनमें कौन सा लोक सेवक की कैटेगरी में आएगा, कौन नहीं आएगा, वो सरल ऑप्शन रहते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, धारा 21 हो गई। धारा 21 के बाद आपको पढ़ना है धारा 22। जंगम संपत्ति। ठीक, या इसको कहते हैं चल संपत्ति, या इसको कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, जंगम संपत्ति, चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत सरल भाषा में इस चीज को समझिए। जंगम, चल या मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक, कोई भी भौतिक अस्तित्वान, जिनका बोध, इंद्रियां, आपकी 5 इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों द्वारा किया जा सके, यानी कि देख सकिए, छू सकिए, ठीक है, महसूस कर सकिए छू करके। ठीक, ये सभी चीजें इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होती हैं। भौतिक शब्द को जरूर याद रखिएगा, भौतिक रूप से अस्तित्वान होती हैं। कुर्सी, मेज, जमीन, सब कुछ आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन संपत्ति तो चल और अचल 2 होती है। अब उसमें अचल संपत्तियों को भी हम छू सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए अंतर जानना पड़ेगा। अंतर यानी परंतु यानी कि जिनको देखा जा सके, छुआ जा सके, महसूस किया जा सके, सब कुछ भौतिक अस्तित्वान है। चल संपत्ति होगी, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। परंतु लगा करके आपने लिखा क्या? भूमि। जैसे भी मैंने बोला, भूमि को भी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन भूमि अचल संपत्ति है। भूबद्ध मतलब जमीन में जो बद्ध हो, जमीन से जो जुड़ा हुआ हो, वो हो। ठीक, अस्थाई रूप से भूमि से जुड़ी, अस्थाई रूप से भूमि से जुड़ी कोई भी संपत्ति होगी तो वो क्या होगी?
ये सभी चीजें भूबद्ध जैसे पेड़, एक अस्थायी रूप से जुड़ी हुई, ठीक है, जैसे मकान, ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे अचल संपत्ति। अचल इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे, अचल संपत्ति होंगी, यानी ये चलायमान नहीं है। इनके अलावा जो कुछ भी है चलायमान है, जैसे कुर्सी, मेज, ठीक है, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, ये चलायमान संपत्तियां हैं। मूर्त भी हैं, भौतिक भी हैं, ठीक है, इनको चल, मूवेबल, जंगम संपत्ति कहा जाएगा। इनको मूर्त भी कहते हैं, तो उसको भी आप लिख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मूर्त भी कहा जाता है। मूर्त हो या भौतिक अस्तित्ववान हो, जिनका बोध हम इंद्रियों द्वारा कर सकें, वो सभी चल संपत्तियां होती हैं। लेकिन उन मूर्त संपत्तियों में भूमि, भूबद्ध और भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें नहीं आती। जैसे भूमि, पेड़ और मकान अचल संपत्तियां हैं, चल संपत्ति की परिभाषा में आपके नहीं आते हैं, क्योंकि ये मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, स्थिर है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग आप मान के चलिए यहां से आपका प्रश्न आना ही आना है, यहां से आपका प्रश्न आना ही आना है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, इसके बाद अगले हिस्से में चलेंगे। धारा 23 भी आपकी इंपॉर्टेंट है। धारा 23 क्या कहती है? ठीक है, दोषपूर्ण लाभ तथा दोषपूर्ण हानि। ठीक, दोषपूर्ण लाभ, दोषपूर्ण हानि बहुत सरल है, लैंग्वेज में ना जाइएगा, सरल भाषा में जानिए। बिना अधिकार, बिना अधिकार, ठीक, एक बात, गलत या अवैध तरीके से प्राप्त लाभ। बहुत सरल है। दोषपूर्ण लाभ क्या? आपको कोई भी अधिकार नहीं है, आप गलत तरीके से या अवैध तरीके से अगर उस लाभ को प्राप्त करते हैं, यानी लाभ का अधिकार नहीं था फिर भी आपने प्राप्त किया, तो कैसा लाभ हुआ? दोषपूर्ण लाभ हुआ। ठीक, इसी तरीके से दोषपूर्ण हानि क्या है? जिसको अधिकार हो, कानूनन उसको अधिकार है कि इसका लाभ प्राप्त करे, फिर भी क्या गलत या अवैध तरीके से वंचित कर दिया जाना। यानी किसी को अधिकार था किसी संपत्ति को प्राप्त करने का, लेकिन आपने या किसी ने भी गलत या अवैध तरीके से उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया, उसको संपत्ति का लाभ नहीं पाने दिया, संपत्ति उसको नहीं पाने दिया, तो उस व्यक्ति को क्या हो गया? दोषपूर्ण हानि हो गई। यानी कि जिसको अधिकार ना हो वो पा जाए गलत तरीके से, तो दोषपूर्ण लाभ है। जिसको अधिकार हो वो ना पाए, गलत तरीके से उसे वंचित कर दिया जाए, तो दोषपूर्ण हानि है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आपको जानना अति आवश्यक है। दोषपूर्ण लाभ, दोषपूर्ण हानि। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। धारा 23। ठीक, अब धारा 24 क्या कहती है? धारा 24 बात की बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 24 शब्द है बेईमानी से।
ठीक है। बेईमानी शब्द हम लोग बहुत यूज करते हैं व्यवहारिक रूप से, तो जाहिर सी बात है व्यवहार में जब आप बेईमानी शब्द आप यूज कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा भी, और सरल भी बहुत है, उत्तर इसका बहुत सरल है। तो लिख लेते हैं धारा 24 बेईमानी से क्या है, धारा 24 बेईमानी। बेईमानी क्या है, बेईमान बहुत लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा कहा जाता है डिसऑनेस्टली, ठीक है, बेईमानी पूर्वक, डिसऑनेस्टली। ऑनेस्ट माने क्या होता है आप जानते हैं, और वो डिसऑनेस्ट हो जाए, ठीक है, ईमानदारी को छोड़ दे तो वही तो बेईमान होता है, तो वही है। तो बेईमानी से जो आईपीसी में यूज किया जाता है तो यही है, चाहे आप, ठीक, यहां दो बातें जानिए, ठीक है, चाहे आप सदोष लाभ ले रहे हो या चाहे आप सदोष हानि कर रहे हो, तो दोषपूर्ण लाभ दोषपूर्ण हानि ही तो आप ईमानदारी से हट चुके हैं, बेईमानी आ गई है, ठीक। दोषपूर्ण ना होता लाभ आप खाली लिए होते, दोषपूर्ण ना होता लाभ लिए होते, यानी हकदार थे तब लाभ लेते, बेईमानी नहीं। लेकिन हकदार नहीं है फिर भी लाभ ले रहे हैं गलत तरीके से, तो आपने बेईमानी की। हकदार होते तो उसको दे दिए होते, हानि ना होने देते, ठीक है, तो बेईमानी ना होती। लेकिन वो हकदार है फिर भी आपने उसको गलत तरीके से नुकसान पहुंचा दिया, यही बेईमानी है। तो बेईमानी से जब पूछेगा तो यहाँ पर दो तीन बातें आएंगी। धारा 24 में बेईमानी से लिखा हुआ है, और बेईमानी का अर्थ है कि कोई गलत तरीके से लाभ ले ले तो वो बेईमानी करता है, कोई गलत तरीके से किसी को हानि पहुंचा दे तो वह बेईमानी करता है, बेईमानी पूर्वक कहा जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बेईमानी धारा 24 में सदोष लाभ और सदोष हानि दोनों की बात करती है। जरूरी नहीं है कि सदोष लाभ हो तो सदोष हानि ही हो, और सदोष हानि हो तो सदोष लाभ ही हो। इनमें से एक भी काम यदि आपने किया है तो वो बेईमानी की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर वो तरीका गलत है, अगर आपने विरुद्ध तरीके से किया है, नियम के विरुद्ध काम किया है, तो ऐसा बात कहा जाएगा कि आपने बेईमानी से वह कार्य किया है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है। अब इसके बाद धारा 25 में कहता है, धारा 25 क्या कहती है, बहुत सरल बात, कपट पूर्वक। अगर कपट पूर्वक की बात की जाए तो कपट शब्द भी आप हमेशा यूज करते हैं, फ्रॉड, आप रोज फ्रॉड 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 शब्द बोलते हैं। तो अब जाहिर सी बात है आपका आयोग कहेगा फ्रॉड शब्द आप बोलते हो, फ्रॉड आप जानते हो, ये तभी तो बोलते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि कपट क्या होता है। धारा 25 कपट शब्द की बात करती है, फ्रॉड की बात करती है। तो ये होता क्या है, तो इन्होंने एक्ट में कुछ परिभाषित नहीं किया है कि कपट क्या होता है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कपट क्या होता है। तो कपट के लिए आप बहुत सीधी सी बात जानिए, ये फ्रॉड या कपट क्या होता है, बहुत सीधी भाषा में इसको जानिए, ठीक है। जानबूझ या जानते हुए, ठीक है, जानते हुए किसी बात को बेईमानी के आशे से छुपाना, ठीक। आप कोई बात जानते हो कि अगले व्यक्ति को ये बात अगर हम बता देंगे तो उसको लाभ होगा, हानि, क्योंकि सदोष लाभ सदोष हानि पहले आपने पढ़ा,
ठीक है, सारी चीजें पढ़ा, बेईमानी को पढ़ लिया। अब कपट उसी के एक आगे स्टेप की बात कर रहा है कि आप जानबूझकर कोई बात जानते हो, दूसरे को जानना चाहिए, आप बता दोगे तो उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप छिपा लेते हो, तो छिपा लिए तो आपका आशय कैसा हुआ, बेईमानी पूर्वक आपसे हुआ, और छिपा लिया, आपने नहीं बताया, उसको नुकसान हो गया, मतलब आपने क्या किया, कपट किया, आपने उसके साथ क्या किया, कपट किया। इसीलिए कपट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बन जाता है आईपीसी में, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में, या अदर तरीके से मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों में भी आप जानते हैं कि उधर जाएगा तो मारा जाएगा, पता लगा बताए ही नहीं, छिपा लिए तो हानि हुई ना, मारा गया, हाथ पैर टूट गया तो हानि हुई। ठीक, अभी आगे जब अपराधों में चलेंगे तो हाथ पैर टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जानते हैं फिर भी छुपा लिए ताकि उसको नुकसान हो जाए, नुकसान हो गया, आपने कपट किया, और वो आशय कैसा था, बेईमानी का आशय था, आपने क्या किया, कपट किया। ध्यान रखिए रहिएगा कि कपट होता क्या है। बाकी हम लोग बोलते रहते हैं, दैनिक जीवन में रोज बोलते रहते हैं, तो उतनी बात आप समझ रहे होंगे। ये आपका धारा नंबर 25 भी पूछेगा कपट पूर्वक, और कपट किसको कहा जाता है ये भी पूछेगा, दोनों तरीके से बातें पूछी जाएंगी, इसलिए उसको आप तैयार रखिएगा कि क्या अर्थ इनका होता है। आगे की धाराओं के बारे में बताया जाएगा। ये लॉ है, लीगल बातों को हम पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें मैराथन क्लास तब होती है जब इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी हो। इसके अलावा एक साथ अगर आप लॉ के एक्ट में या कहीं पर भी मैराथन क्लास लेकर के चलते हैं तो आपका कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा, कॉन्सेप्ट कम क्लियर होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, मजबूती से पढ़िए ताकि प्रश्न गलत ना होने पाए। जबरन बहुत ज़्यादा लोड अगर आप लेंगे तो उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ करके, ठीक है, पार्ट में क्लासेस हैं, आगे कभी मैराथन क्लासेस भी रहेंगी कि पूरी आईपीसी हम एक साथ किस तरीके से पढ़ सकते हैं, वो भी आपका रहेगा। लेकिन अभी ये बात ध्यान रखिएगा कि कुछ धाराओं को पढ़ेंगे लेकिन उन धाराओं को आत्मसात कर लेंगे ताकि आने वाले प्रश्नों में हमसे गलती ना होने पाए। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए, मेंटेन करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा। ठीक, लगातार देखते रहिए। कोई भी कंफ्यूजन आपको रहता है, कोई भी बात, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में, अगले क्लास में या वहीं पर आपको रिप्लाई उत्तर मिल जाएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।